दोस्तों इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कृति का इतिहास। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपके दो पेपर होते हैं। पेपर 1 को हमने ऑलरेडी 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे जो हिस्ट्री में पेपर 2 होता है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। वो सभी हम जितने, इसमें भी टोटल 4 यूनिट है और इसकी भी मैं आपको सेपरेट सेपरेट पार्ट में 4 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और सारे सिलेबस को कर लेंगे अच्छे से कंप्लीट। मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपने यूनिट 1 को। यूनिट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को, अगर आप चैनल में हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे जैनिज़्म को। उसके बाद पढ़ेंगे बुद्धिज़्म को। तो इस तरीके से ये सब हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म से हो, जैनिज़्म से हो, वेद से हो, वो सभी मैं आपको कराऊंगा और साथ में प्रीवियस ईयर को भी कराऊंगा। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखना। थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिक्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो बता दीजिए 1921 में आरंभ हुई थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता स्थित थी, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो ठीक 1 साल बाद, 1922 में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो जितने भी ये लोकेशन है ना, चाहे वो सिंधु घाटी हो, मोहनजोदड़ो हो, ये सब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई किसके निर्देशन में हुई। तो जो इनके हेड थे ना, जो इतने भी सारे काम कर रहे थे, चाहे वो नई नई चीज़ों को खोजना या फिर ढूंढना, कहीं कहीं पर खुदाई करवाना, वो थे सर जॉन मार्शल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। उसके बाद 6, निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं? बोलन घाटी में। कुछ क्वेश्चंस इसमें याद करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री को आपको याद करना पड़ता है। उसके बाद 7, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो इसमें गेहूँ, जौ और चावल, ये सब तो मिलते थे, दालें नहीं मिलती थी। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8, हड़प्पा भांडों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो वे लाल रंग से पोतते थे अपने बर्तनों को। उसके बाद 9, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ पर है। तो जो लोथल है ना, वो कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद 10, सिंधु घाटी में पूजा का प्रमुख पहलू था। तो लिंग पूजा की जाती थी वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद 11, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 इसमें कहता है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत है। तो पुरातात्विक अवशेष है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। संस्कृति के बाद अब हमें बताना है सिंधु घाटी, मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना किससे मिलती है। तो हमें मिलती है मोहरा से। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है और कहाँ पर है? लाहौर ज़िले में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ जिले के किस स्थल पर मिले। तो आलिमगीरपुर
डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद 16, इनमें से कहाँ धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो वो भी लोथल में ही पता चलता है, और लोथल मैंने आपको बता ही दिया, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद 17, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन है, तो कौन सा भवन है? वह है इस विशाल स्नानागार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इसमें, मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कला की उत्कृष्टता का आधार है, तो नालियों की सुनियोजित व्यवस्था। बी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ पर मिले? तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20, हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है, तो क्या प्रमाण है? वो है मोहरे। उसके बाद 21, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं थी? वो थी यूनान की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मेसोपोटामिया, क्रीट और मिस्र इन सब के समान थी। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 22, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो मैंने आपको बताया लिंग की तो की जाती थी, शिव की, पशु एवं वृक्ष की। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। वह प्रकृति की पूजा करते थे, शिव की करते थे और लिंग की करते थे, विष्णु की नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को सिंधु सभ्यता के नागरिक नहीं जानते थे? तो बता सकते हैं आप, ये तो सोना भी जानते थे, लोहा, तांबा, टीन को नहीं जानते थे। टीन थोड़ा एक मॉडर्न मेटल हो गया, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 24, सिंधु सभ्यता की विश्व को देन है, तो नगर नियोजन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो ये राखी गढ़ी, सूरकोटदा और कालीबंगा, ये तीनों लोकेशन किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन नंबर सी आहड़, इसकी कोई भी स्थल नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद 26, सिंधु सभ्यता का धौलावीर नगर स्थित था, तो ये धौलावीर हो चाहे चाहे वो फिर लोथल हो, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात की जितने भी लोकेशन है ना, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछा ही जाता है। उसके बाद 27, किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। 28, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था, तो पशुपति था, और पशुपति को ही ये शिव भी बोलते थे। उसके बाद 29, हड़प्पा संस्कृति पर किसने प्रकाश पड़ता है? तो किससे प्रकाश पड़ता है? अभी हम पीछे देख के आए पुरातात्विक उत्खनन से। उसके बाद 30, भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल में माना जाता है? तो हड़प्पा काल में हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा काल में माना जाता है। उसके बाद 31, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये जो कांस्य नर्तकी है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस इसमें याद करने वाले हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री के याद ही करने वाले होते हैं। अगर आप 2-4 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ना, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो अभी हम बात कर रहे हैं जो गुजरात है ना, वहाँ पर कोस्टल बाउंड्री भी है, मतलब समुद्री तट भी है, और उसमें भी गुजरात में कौन सी लोकेशन? लोथल। इम्पोर्टेंट लोकेशन है फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 33, सिंधु लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूँ था, बी ऑप्शन। उसके बाद 34, सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेद से। अब वेद से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हो, वो सब मैं आपको कराऊंगा। सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ आप बता सकते हैं, इसमें ऋग्वेद है। उसके बाद 35,
ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंद्र व अग्नि। उसके बाद 36 आर्यों की मुख्य देन है? तो साहित्य है। उसके बाद 37 ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो आपको पता होगा यजुर्वेद है। उसके बाद 38 आर्य साहित्य की भाषा थी? तो जो आर्य थे ना वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद 39 भारतीय संगीत के उद्गम का आभास किस वैदिक संहिता से होता है? तो सामवेद से होता है। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 40 निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए विश्ववारा, अपाला और घोषा, ये तीनों थी, गार्गी इसमें नहीं थी। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अब हम इसमें देखेंगे जो आश्रम बताए गए हैं ना, उन पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आया हो, वो सब हमने ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वानप्रस्थ आश्रम की उम्र थी? तो जो आश्रम है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 4 आश्रम है। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। उसके बाद फिर वानप्रस्थ है। उसके बाद है संन्यास। तो उसी ऑर्डर में आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 41 वानप्रस्थ आश्रम की उम्र 50 से 75 वर्ष। उसके बाद चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको याद कर लीजिए। जो जबाल उपनिषद है ना, इसमें चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 43 किस आश्रम को इच्छा का आश्रम कहा जाता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम को। उसके बाद 44 कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना गया है? तो जो संन्यास आश्रम है ना, मैंने आपको बताया है, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और नेक्स्ट है लास्ट संन्यास। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 45 आश्रम का शाब्दिक अर्थ है? तो जो आश्रम है ना, इसके शाब्दिक अर्थ पे बात कर रहे हैं, वो होगा विश्राम स्थल। उसके बाद 46 वर्ण का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका भी शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, वो होगा रंग। 47 है इसमें आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी, जो जैसा काम करता था उस तरीके से को वर्ण में विभाजित कर दिया जाता था। उसके बाद 48 वैदिक काल में समाज में किस वर्ण को सर्वोच्चता प्राप्त थी? तो किसको थी? ब्राह्मण को थी। ब्राह्मण जो चाहता था वो करता था वैदिक काल में। उसके बाद 49 ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की गई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गाय की गई है। उसके बाद 50 ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था? तो प्रकृति पूजा, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रियी क्यों कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट टर्म है त्रियी, क्योंकि उपयुक्त तीनों वेदों का संबंध वैदिक यज्ञों से है। तो याद हो गया होगा आपको, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी पिप्पला और शौनक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अब जैन धर्म के बारे में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आश्रम से वो मैंने आपको कराए। उसके बाद अब जैन धर्म, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म और आपका यूनिट 1 हो जाएगा कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस का बेस ही यही है। अब जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा जाता है? तो ऋषभ देव जी को कहा जाता है
ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो सूत्र वाले हैं ना, ये मोस्टली जैन धर्म के ग्रंथ है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वो है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट परवान। तो ये तीनों ग्रंथ है जैन धर्म के। उसके बाद 55, बद्रबाहु की कृति का क्या नाम है? तो कल्प सूत्र है। उसके बाद 56, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म में द्वितीय तीर्थंकर अजीत नाथ को कला के किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? तो वो है हाथी के चिन्ह के साथ। उसके बाद 58, सल्लेखन शब्द संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59, महावीर स्वामी ने जैन संघ को विभाजित किया, तो 11 गणों में विभाजित किया था महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम को बोलते हैं की संख्या क्या है? तो है 5। 61 कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है? बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, तीनों है, कनिष्क नहीं है। 62 इसमें है, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्यकार था? तो कौन था? बद्रबाहु। आपने पीछे भी पढ़ा है बद्रबाहु की कृति, तो ये कल्पसूत्र है ना, ये इनकी कृति है और इनके साहित्यकार भी है। उसके बाद 63, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें ही महावीर स्वामी जी थे। उसके बाद 64, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो कौन थे? वो कहते पार्श्वनाथ जी। उसके बाद 65, जैन धर्म के प्रतिपादक है, तो कौन है? ऋषभ देव जी। 66 है इसमें, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो वो क्या था? पावापुरी में। 67, अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म को, मतलब बौद्ध धर्म को। तो अभी तक हमने जैन धर्म को भी कंप्लीट कर लिया है। बौद्ध धर्म में सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जी थे। उसके बाद 69, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अभिधम पिटक का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? तो पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो जितने भी पिटक वाले क्वेश्चन है ना, इनसे आप समझ जाइए सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। 70 में है, प्रतीत्य समुत्पाद एक विचार है, तो ये भी बौद्ध धर्म का विचार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश के थे। उसके बाद 72, महात्मा बौद्ध संघ में स्त्री प्रवेश के लिए कौन इच्छुक नहीं थे? जो थे ना महात्मा गौतम बुद्ध जी, यही स्त्री के प्रवेश के लिए राजी नहीं थे, मतलब स्त्रियों का प्रवेश इन्होंने वर्जित किया गया था। लेकिन बाद में इनको भी मना लिया जाता है और बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद 73, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इनका पहला जो धर्म उपदेश दिया गया था, आपको पता होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 74, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो सिद्धार्थ था इनका निकनेम और रियल नेम, सॉरी। उसके बाद 75, महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो 4 सत्य बताए गए हैं। उसके बाद 76, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति था? जो सुभद्रा है ना, ये बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध जी द्वारा जिनको दीक्षा दी गई थी, मतलब जो ज्ञान दिया गया था, ये जो लास्ट व्यक्ति था। उसके बाद 77, महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा जाता है? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि गौतम गौतमी इनकी माता का नाम था, लेकिन जो गौतम था ना, वो इनका गोत्र था। उसके बाद 78,
4 आर्य सत्य हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। 79 गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी, तो कोलिय वंश की इनकी माता थी। उसके बाद 80 बौद्ध धर्म जाति प्रथा के बिल्कुल विरोधी थे। उसके बाद 81 महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, तो कुशीनगर में है। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 82 भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियां के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है, तो सिन्हली परंपरा किससे रिलेटेड है, जन्म से, और महावंश और दीपवंश किससे है, मृत्यु से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं आप। 83 बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं, तो विनय पिटक में दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सारे किसके ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के। लेकिन हम बात कर रहे हैं नियम की, तो नियम कहाँ पर है, विनय पिटक में। उसके बाद 84 तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, हमने बौद्ध धर्म को भी मतलब जितने भी मेन क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने देख लिए हैं। अब मैं क्वेश्चंस आपको वो कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो 2016 से लेके 2021 तक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स लगभग 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा यूनिट 1 से, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इतने एफर्ट्स के लिए एक बार लाइक ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी तो एक बार कमेंट में भी बताना, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी बताना, ताकि मैं उसको आगे आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं, हमारा इसमें क्वेश्चन है 84 ऋग्वेदिक कालीन सभा थी, तो सभा, समिति और विदत तीनों है। उसके बाद 85 वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, तो पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा, तो तीनों का था। 86 निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से विशेष रूप से संबंधित है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में ही कर्मकांड के बारे में अच्छे से बताया गया है। उसके बाद 87 स्थल बाहु संबंधित थे, तो स्थल बाहु का हमने बात की थी, जैन धर्म में स्थल बाहु का नाम आपने सुना था, और श्वेतांबर संप्रदाय, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहते थे जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे। उसके बाद 89 महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक सिद्धांत और जोड़ा था, वह कौन सा था, ब्रह्मचर्य। 90 में बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है सारनाथ में प्रथम उपदेश। मतलब जो पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। उसके बाद 91 बुद्ध की दीक्षाएं संबंधित है, तो किससे है, चरित्र की शुद्धता और पवित्रता से, तो मतलब कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उसके बाद 92 अहरन्तः उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। उसके बाद 93 हीनयान का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो किसको, अरहंत को ही, अहरन्तः इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे आम जनता को सुविधा हो, क्योंकि संस्कृत भाषा उस टाइम पे सभी लोग नहीं जानते थे। 95 इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, तो सुमेर, मिस्र, मेसोपोटामिया, तो तीनों थी। उसके बाद 96 सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से गोदीवाड़ा के चिन्ह मिले हैं, तो ये भी लोथल में मिले हैं, और लोथल मैंने आपको बताया कहाँ पर है, पता है आपको। उसके बाद 97 निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो शिव जी थे, बी ऑप्शन। उसके बाद 98 किस प्रकार के विवाह में वधु शुल्क दिया जाता था, तो आसुर, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 99 किस देवता को ऋग्वेद की अधिकांश त्रिचाएं समर्पित है, तो किसको है, इंद्र को। 100 क्वेश्चन है इसमें,
100 क्वेश्चंस पे पहुंच गए। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ये क्वेश्चंस आप सारे देख लेते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन सारे आपको यहीं से मिलने वाले हैं। कहता है इसमें, गार्गी ने मिथिला में किस ऋषि से शास्त्रार्थ किया? तो किससे किया था? याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य इसका आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको ओड लगे तो उसके लिए तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद 101, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो 10वें मंडल में दिया गया है पुरुष सूक्त। उसके बाद 102, संन्यास आश्रम की उम्र थी? तो 75 से 100 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। 103, ब्रह्मवादिनी था एक महिला छात्रा का प्रकार था? 104, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे। 105, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? तो पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत। बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। उसके बाद 106, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जैन मुनि को प्राप्त होता था? तो केवल्य प्राप्त होता था ज्ञान के बाद। उसके बाद 107, वर्ण व्यवस्था से संबंधित सूक्त पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है या फिर पुरुष सूक्त का एक भाग है? तो ऋग्वेद में है। 108 इसमें कहता है, महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अज्ञान पर विजय पाकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 109, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक पर्यटन नहीं शामिल है। उसके बाद 110, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। तो बेसिक फसल जो थी वो एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट क्रॉप थी उस टाइम की। उसके बाद 111, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस प्रकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार शेप में विभाजित थे। उसके बाद 112, बौद्ध साहित्य किस शीर्षक को जाना जाता है? तो बौद्ध साहित्य किस शीर्षक से जाना जाता है? आंसर है त्रिपिटक। उसके बाद 113, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में की गई थी। गुजरात इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद 114, बुद्ध का जन्म स्थान है? तो कपिलवस्तु है। उसके बाद 115, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतीसा कौन थे? तो जो अतीसा थे ना, एक बौद्ध भिक्षु और उपदेशक थे। उसके बाद 116, भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में विलय। उसके बाद 117, वैशाली में हुई तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो कश्मीर संगति के अंतर्गत। 119, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह विचारधारा किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो उपनिषद में है। 120, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह है पशु चोरी का। 121, किस सौरमंडल देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? तो आपको पता होगा सावित्री को और सविता देवता को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 122, वैदिक काल में राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो वह था बलि। उसके बाद 123, किसने कहा है स्त्री स्वतंत्रता की योग्य नहीं है? बचपन में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद 124, 123 लिखकर आप आंसर को
मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं तो पुरुषार्थ कहलाते हैं 125। जैन धर्म के 3 सिद्धांत है तो त्रिरत्न बोला जाता है उनको। 126। प्राचीन भारत में कितने वर्ण थे? तो आपको पता होगा 4 वर्ण थे। उसके बाद 127। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? तो क्या था? 8 तीलिया वाला पहिया। 128। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों की कुछ त्रिचाओं की रचना की? तो वो कौन थी? लोप मुद्रा। उसके बाद 129। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था तो गले का जो हार था उसको निष्क बोला जाता था। 130। स्वयंवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का है। उसके बाद 131। जैन दर्शन की मान्यता है कि विश्व को उत्पन्न करने वाला और चलाने वाला तो कौन सा है? सम्यक सिद्धांत, सार्वभौमिक नियम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 132। जैन धर्म का मूल बिंदु है तो अहिंसा है। 133। निम्नलिखित में से कौन सी जैनियों की पवित्र प्रारंभिक पुस्तक है? तो वह है 14 पूर्व। 134। भगवान महावीर ने प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 135। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। 136। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम वंश है? तो मौर्य वंश है। 137। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें और मरणाकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया? तो गाय। 138। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा में हुए हैं। 139। मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है तो पूर्व आर्यन मानी जाती है। 140। किस वेद ग्रंथ में वर्ण पद प्रथम बार आया? तो ऋग्वेद में। 141। चीन के किस विद्वान ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी दी थी? तो हैंसोंग ने दी थी। 142। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहाँ पर किया गया था? इसमें आपको बताना है किसके द्वारा किया गया, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 143। चरक राज दरबार में था तो कनिष्क था। उसके बाद पतंजलि ने योग का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया? तो योग सूत्र में किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। सप्तांग सिद्धांत जुड़ा हुआ है तो कौटिल्य से है। उसके बाद 146। मुद्रा राक्षस लिखी गई थी तो विशाख दत्त द्वारा। वेरी फेमस क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को एक बार कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, उसको मुझे भी ठीक कर देना और आपकी जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। 147 इसमें कहता है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था तो कृषि और पशुपालन है, पशुपालन था। उसके बाद 148। सभा और समिति पुत्री थी तो प्रजापति की थी। 149। पूर्व वैदिक काल में गांव का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। 150। निम्नलिखित पुरोहितों में कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ब्रह्मा करते थे। उसके बाद 151। युद्ध के निम्नलिखित सत्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्य है? तो कौन? धनुष और तीर। उसके बाद 152। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लाया गया था? तो विश्वामित्र इसका आंसर होगा। 153। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, यव तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थल पूर्वजों से प्राप्त किया तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154। निम्नलिखित में से किस देवता का आह्वान एशिया माइनर के बगोज कोई अभिलेख में है?
तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तो इसमें 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। याद करने वाला क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 155। भारत में कहाँ पर भोजपत्र भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो श्रृंगवेरपुर में पाया गया है। डी ऑप्शन श्रृंगवेरपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यूनिट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग 155 क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया। इन्हीं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यूनिट 1 से यहीं से रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आप 2-4 बार अच्छे से देख लेंगे पेपर से पहले, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको अभी यूनिट 2 भी कराऊंगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।